हाय एवरीवन, मॉडल सेट कर रहे थे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग किए थे पार्ट 1 का। पार्ट 1 जो था इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, 16 तो हुआ था। 17 नंबर एक रिएक्शन दिया हुआ है 2CH3Br प्लस 2Na ड्राई ईथर, प्रोडक्ट भी बना करके रखा है CH3 प्लस 2Na भी है। और पूछा है या कौन सा रिएक्शन है। 4 ऑप्शंस है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और उर्ज फिटिग रिएक्शन। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास में भी कई बार बता चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो पहला क्वेश्चन बनता है वह यही है, नेमिंग रिएक्शन। जितने भी नेमिंग रिएक्शंस है, चाहे वह कोई भी चैप्टर का ऑर्गेनिक में, आइदर हेलोल्केन हेलोरीन का हो, अल्कोहल फिनॉल ईथर का हो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का हो या फिर एमिन्स डाइजोनियम सॉल्ट का हो, उन सारे रिएक्शंस को आप करो। कम से कम भी उतना में से 5 नेमिंग रिएक्शन तो आना ही है, कहीं नहीं जाएगा। 5 कम से कम, 3 तो आता है सब्जेक्टिव के रूप में और 1-2 ऐसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देगा, आना ही है। इसीलिए नेमिंग रिएक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल करो। और इसमें कोई माय बाप नहीं है कि यही दिया है तो आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। हमको लगता है कम से कम भी तो 30 से 40 नेमिंग रिएक्शंस होंगे, उसमें से कोई 5-6 आ सकता है। 100% आना ही है। इसलिए उस नेमिंग रिएक्शन को करो, एक जगह नोट्स में कहीं उसको अपने से कर लो, सिंपल सा इक्वेशन लिख करके। और उसका ये नोट्स लिखना आता है तो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना होगा। लैंग्वेज के फॉर्म में ऑर्गेनिक में एक कॉमन लैंग्वेज है। जैसे यहाँ आप लिखोगे इस रिएक्शन के लिए लैंग्वेज, तो क्या लिख सकते हो? इक्वेशन तुम्हें पता है, इतना पता है कि इसमें हेलो अल्केन सोडियम मेटल से रिएक्शन करके हाइयर अल्केन बनाता है। अब इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखोगे तो अपने से कर ही सकते हो कि द रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर मीडियम टू फॉर्म इथेन या हाइयर अल्केन इज कॉल्ड उर्ज रिएक्शन। कि कोई भी हेलो अल्केन का रिएक्शन सोडियम मेटल से ड्राई ईथर मीडियम में हाइयर अल्केन बने तो किसी भी रिएक्शन के लिए। अब इसी को यदि हम फिटिग रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो द रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर या ड्राई ईथर टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। या नहीं समझ में आएगा तो प्रोडक्ट भी लिखोगे, हो जाएगा, लास्ट में दिखाना होगा वहाँ। तो इतना करना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो देख रहे हो सोडियम मेटल दिखेगा, हेलो अल्केन दिखेगा, तो समझ जाना या उर्ज है। तो फिलहाल यह उर्ज रिएक्शन है। दोनों हेलो एरीन रहता है यहाँ 2 मोल, जैसे यहाँ हेलो अल्केन लिया हुआ है ना, तो उर्ज है। 2 मोल यहाँ हेलो एरीन रहता, हेलो बेंजीन जनरली होता, तो उसे हम फिटिग कहते, फिटिग रिएक्शन कहते। और यदि एक हेलो अल्केन का होता और दूसरा हेलो एरीन का होता तो कॉम्बिनेशन, फिर उसका नाम हो जाता उर्ज फिटिग। तो उर्ज रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और फाइनली उर्ज फिटिग, 3 रिएक्शन है। तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों यहाँ हेलो अल्केन के रहे तो उर्ज, एक हेलो अल्केन एक हेलो एरीन का रहा तो उर्ज फिटिग, दोनों हेलो एरीन का रहा फिटिग। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। तीनों जो है हेलो अल्केन हेलो एरीन के लिए रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2Br KOH अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाना है। तो बस यहाँ इस चीज़ पे ध्यान देना, अल्कोहलिक और एक ऐसा ही रिएक्शन होगा, जिसमें यहाँ अल्कोहलिक ना लिख करके लिखेगा एक्वस। तो अल्कोहलिक होगा तो इतना सा बात याद रख लेना कि भाई यहाँ एलिमिनेशन होता है और प्रोडक्ट के रूप में अल्कीन बनेगा। एक्वस रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा और प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल बनेगा। बस इधर क्या दिया हुआ है कोई मतलब नहीं है। अल्कोहलिक KOH चाहे यानी वो जो भी हो, जनरली KOH होता है। अल्कोहलिक देखोगे, अल्कोहलिक वर्ड तो हमेशा प्रोडक्ट के रूप में अल्कीन आने वाला है।
एक्वस है तो प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल आने वाला है, इधर हेलो अल्केन ही रहेगा। तो फिलहाल यहाँ तो ये वाला दिया हुआ है क्वेश्चन, 4 प्रोडक्ट दिए हुए हैं, एक में अल्कीन बना है ए नंबर में, दूसरे में इथेनॉल बनाया है, तीसरे में अल्कीन हैलोजन दोनों जुड़ा हुआ है, लास्ट में अल्कीन बनाया है। तो नॉर्मल अल्कीन बनता है इसमें, सिंपल सा अल्कीन, कुछ नहीं जुड़ेगा उसमें। तो फिलहाल इसके लिए जो है आंसर हो जाएगा ए नंबर, जिसमें प्रोडक्ट है इथीन। ऐसा तो अभी अल्कोहलिक दे दिया, हो सकता है एग्जाम में एक्वस पूछ दे, तो ध्यान रखना है अल्कोहलिक एक्वस में ही कोई एक आना है, नया कुछ नहीं आएगा इसमें, तो ध्यान रखोगे इसको, वहाँ से हो जाएगा फ्री। 18 नंबर। 19 में देखो क्या ही पूछ दिया है लेवल क्वेश्चन का, ब्यूटेन टू ऑल इज ए, ब्यूटेन टू ऑल इज ए कैसा अल्कोहल है? ब्यूटेन टू ऑल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है या डाइहाइड्रिक है। अब यदि बहुत भी बेवकूफ़ आदमी भी रहा जो कभी नहीं ज़िंदगी में केमिस्ट्री पढ़ा है, वो भी अंदाज़ा लगाएगा, तो यहाँ 2 देखेगा और यहाँ 2 डिग्री देखेगा और टिक कर देगा, जो सही करेगा, जो बिल्कुल सही टिक करेगा। तो लेवल देखो क्वेश्चन का, ताकि मूर्ख स्टूडेंट भी हो तो इसको टिक करके सही कर ले। लेकिन एग्जाम में जरा सा चेंज किया तो फिर होश ठिकाने आ जाएगा। ब्यूटेन 2 एमीन पूछेगा कैसा एमीन है, ब्यूटेन 2 एमीन कैसा एमीन है, तो अब 2 दे करके 2 डिग्री करोगे तो जाओगे। ब्यूटेन 2 एमीन इज 1 डिग्री, ब्यूटेन 2 एमीन इज 1 डिग्री, CH3 CH NH2 CH2 CH3, ऐसा 1 डिग्री हुआ। यहाँ तो नाइट्रोजन के लिए डिग्री देखते हैं, और ब्यूटेन 2 ऑल में तो कार्बन के लिए दिखा जाता है, OH CH2 CH3, यहाँ कार्बन के लिए 2 डिग्री, यहाँ नाइट्रोजन के लिए 1 डिग्री, ऐसा। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। 19 नंबर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ भी कोई रिएक्शन ही है, C2H5OH H2SO4 443 केल्विन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब फिर से ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कॉमन जो जनरल रिएक्शन है ना, जो इम्पॉर्टेंट लगता है या टीचर बताते हैं क्लास लेते समय, वही क्वेश्चन है। H2SO4 बड़ा ही ये है, एक तो एसिड है ही, और दूसरा या डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, दूसरा या डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। टेम्परेचर पे सब कुछ डिपेंड करेगा। 443 केल्विन टेम्परेचर है तो प्रोडक्ट विल बी अल्कीन, 413 केल्विन होता है प्रोडक्ट विल बी ईथर, 358 के आसपास होता है तो हाइड्रोजन सल्फेट या 383 होता है शायद, 383 केल्विन, तो यहाँ सल्फेट बनता है। यही रहेगा, सब में H2SO4 ही दे करके रखेगा, लेकिन इतना टेम्परेचर है तो प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा। तो 2 कार्बन दिया है तो 2 कार्बन का अल्कीन C2H4 बन जाएगा। ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, वही 413 देता तो ईथर बनता, 2 मोल इन्वॉल्व होता, ऐसा। और यदि ये वाला टेम्परेचर आता तो हाइड्रोजन सल्फेट बनता, CH3 CH2 SO3H, ऐसा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो टेम्परेचर पे ध्यान रखना है। इसमें H2SO4 को कम, टेम्परेचर को ज़्यादा देखना है कि टेम्परेचर क्या दे करके रखा है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ। अब बात करें 21 की, CH3CHO 2H LiAlH4 क्या बनेगा? तो CHO क्या है? अल्डिहाइड है, ये हाइड्रोजन रिड्यूस करने का काम करता है। अब अल्डिहाइड का रिडक्शन किस में होता है तो याद ही रखना होगा, 2 हाइड्रोजन में कार्बन पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे जुड़ेगा,
तो CH3CH2OH ऑप्शन नंबर ए। ऐसा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 4 प्रोसेसेस दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, स्मेल्टिंग, पोलिंग, लिक्वेशन। इन चारों में से पूछ रहा है कौन मेटल के रिफाइनिंग का एक मेथड नहीं है। मेटल रिफाइनिंग, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट वाला जो चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर नंबर 6 होगा शायद, यूनिट 6, उसमें पढ़ना है। तो इसमें से क्वेश्चन ही पूछा है कि ये 4 में से कौन सा प्रोसेस जो है मेटल को रिफाइन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से तो रिफाइनिंग होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो पढ़े हम लोग। पोलिंग भी एक प्रोसेस है रिफाइनिंग का, लिक्वेशन भी है, अस्मिलेटिंग नहीं है, अस्मिलेटिंग रिडक्शन का होता है, तो ये नहीं है। बाकी सारे रिफाइन करने के प्रोसेस है मेटल रिफाइनिंग का। डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन रटा हुआ रहेगा तभी कर पाओगे, डायरेक्ट कोई चांस ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 23 में, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसमें तो डायरेक्ट याद रखना होगा, रेडियो एक्टिव डीके या डिसइंटीग्रेशन याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। अब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है ये फिजिक्स में पढ़े होगे, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में, या फिर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हेवियर, तो यदि वह टूटे तो वही रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 24 रिपीटेड क्वेश्चन है, डायामैग्नेटिक पूछा है, डायामैग्नेटिक पूछा है। तो डायामैग्नेटिक के लिए क्या कंडीशन था, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वही यदि पैरामैग्नेटिक पूछता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं हम लोग। अब इसमें से जो जो दिया हुआ है, जैसे सबसे पहले CO2+ है, फिर Na2+ है, Cu2+ है, Zn2+ है। अब डायामैग्नेटिक पूछा है तो देख लो कि इसमें अनपेयर नहीं है। CO2+ का डायरेक्ट कन्फिग्रेशन लिखोगे 3d7, 3d7 को भरोगे, 5 डब्बा है, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, अनपेयर्ड आ गया थी तो पारा हो जाएगा। निकेल 2+ का 3d8 होता है। यही नहीं याद है तो नहीं बनेगा, बस इतना सा बात को याद रख लो। तो मॉडल सेट आ जाना मतलब वरदान नहीं मिल गया कि पास कर ही जाओगे, कुछ ना कुछ तो जानना होगा। 2 अनपेयर्ड बच जा रहा है, पारा है। कॉपर 2+ का 3d9 होता है, तो 3d9 मतलब 1 अनपेयर्ड तो बच ही जाना है। 1 2 3 4 5, तो 6 7 8 9, 1 अनपेयर्ड बच जाएगा। Zn++ का 3d10, अब 3d10 साफ साफ दिख रहा है, फुलफिल्ड है, तो यहाँ एक और आ जाएगा तो कोई अनपेयर्ड नहीं बचेगा। तो दिस Zn2+ इज डायामैग्नेटिक, सो द आंसर इज डी नंबर, Zn2+। ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बोला ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से ब्लॉक को कौन ब्लॉक के एलिमेंट को कहते हैं। लिख ही देते हैं सबका, याद रखोगे। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को एक साथ कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। उसके बाद डी ब्लॉक वाले को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ वाले को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अभी तो फिलहाल ट्रांजिशन एलिमेंट पूछ रहा था, तो डी ब्लॉक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, रिएक्शन दिया हुआ है CH3CH2I और
रिएजेंट इसके साथ है KCN अल्कोहलिक। पूछा है क्या बनेगा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको एक और करके देगा, AgCN KCN की जगह AgCN भी दे सकता है। तो इतना याद रखना है कि KCN है तो प्रोडक्ट साइनाइड होता है, CN जुड़ता है, लेकिन AgCN है तो प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड होगा, NC जुड़ेगा, CN NC बन जाएगा। वजह हम लोग पढ़े हुए हैं चैप्टर में, तो वजह से मतलब ना रखते हुए बस इतना रख लो डायरेक्ट कि AgCN है तो NC हो जाएगा, KCN है तो यहाँ CN हो जाएगा। बस यही दोनों में से कोई एक आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर। ऑर्गेनिक से ही है अभी रिएक्शन। ट्वेंटी-7 नंबर पूछ रहा है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन से क्या बनेगा डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। तो प्रोपीन जान रहे हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रेशन मतलब वाटर जुड़ेगा H2SO4, सिंपल सा मार्कोवनिक ऑप्स एडिशन लगाओगे H+OH-। तो मार्कोवनिक ऑप्स एडिशन के अनुसार कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ पहले से हाइड्रोजन अधिक है, पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तो यह H+ आकर के यहाँ जुड़ेगा, OH- बीच में जुड़ जाएगा। तो इस CH3 CHOH CH3 प्रोपेन टू ऑल, बी नंबर ऑप्शन। अब देखो यहाँ प्रोपीन दिया, हो सकता है एग्जाम में ब्यूटीन पूछे, पेंटीन पूछे, तो तुम्हें इससे याद ये रखना है कि जब भी H2SO4 के प्रेजेंस में हाइड्रेशन होगा वी शुड फॉलो मार्कोवनिक ऑप्स एडिशन। मार्कोवनिक ऑप्स एडिशन फिर बाकी जान ही रहे हो कि प्लस पार्ट को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जोड़ो जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और इसके नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ो जहाँ हाइड्रोजन कम। बस इतना सा बात। नेक्स्ट 28 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 28 क्वेश्चन लिखने में थोड़ा मिस्टेक किया है। मिस्टेक ये किया है कि यहाँ होना चाहिए था C6H5CHO, जबकि वहाँ C5 लिख दिया है, तो गलत लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है NaOH कंसनट्रेटेड, प्रोडक्ट बना हुआ है C6H5COO Na प्लस C6H5CH2OH। क्वेश्चन में यहाँ C5 लिखा है, सोचो C5 है तो यहाँ C6 कैसे हो गया जाके, क्योंकि ये वाला कार्बन तो ऑलरेडी है पहले से, तो मिस्टेक है क्वेश्चन में, उसको थोड़ा ध्यान देना है। अब इसे पहचानो कौन है ये C6H5। जहाँ भी 6 कार्बन एक साथ और कार्बन से कम हाइड्रोजन देखोगे तो समझ जाना कि वह बेंजीन रिंग है। 6 कार्बन के लिए हम कह रहे हैं C डबल बॉन्ड OH, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड उस तरह का अल्डिहाइड है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन है, नो अल्फा हाइड्रोजन। अब याद ये रखोगे कि अल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो यह जो रिएक्शन करता है उसे कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। और अल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, तब जो रिएक्शन करेगा वो कहलाएगा अल्डोल रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक ना एक तो एग्जाम में आना ही 100% आएगा। नोट्स लिखने आएगा तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा। अब इसमें जो प्रोडक्ट होता है कैनिजारो का, इसमें याद रखोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है और अल्कोहल होता है, जबकि यहाँ जो प्रोडक्ट होता है वह अल्डोल होगा। अल्डोल माने बीटा पर हाइड्रोक्सी रहेगा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन, या फिर हो सकता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड कीटोन बना दे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड कीटोन बना दे, दोनों में से कोई आएगा एग्जाम में। तो फिलहाल यहाँ जो दिया हुआ है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और अल्कोहल बन रहा है, मतलब दिस इज कैनिजारो रिएक्शन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाना है डी, डी इज द करेक्ट आंसर, कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट
29 नंबर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन मिथाइल एमीन में हाइब्रिडाइजेशन पूछा है नाइट्रोजन का, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले तो स्ट्रक्चर बना लो अच्छे से, CH3NH एक लोन पेयर। अब यहाँ से देखोगे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो अगल बगल टोटल 3 सिग्मा एक लोन पेयर, 4, सो हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3। ऐसे किसी का भी पूछ सकता है, यहाँ अमीन दे दिया, अल्कोहल पूछ सकता है, डिहाइड कीटोन पूछ सकता, कुछ भी। तो sp3 मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ होना है C। C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तो ही गया, 30 पे। अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख रहा है कि कोई 1 डिग्री एसिड अमाइड है, ई कन्वर्ट हुआ है एमीन में, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एमीन वाले चैप्टर से 2 ही रिएक्शन तो है जो एग्जाम में आएगा, एक हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, और दूसरा इसका कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ये दोनों में से कोई ना कोई एक आना है। अब दोनों का अलग अलग है। ई जो है एमीन के प्रॉपर्टी को बतलाता है, ई एमीन के प्रिपरेशन को बतलाता है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जो है वह एमीन के प्रिपरेशन के लिए है, जबकि कार्बाइल एमीन रिएक्शन एमीन के प्रॉपर्टी को बतलाता है, रिएक्शन को। तो रिएक्शन को यदि जानोगे तो कुछ ऐसा होता है कि 1 डिग्री एसिड अमाइड है, इसे हीट करते हैं Br2KOH के साथ बहुत ही स्ट्रांगली, तो यहाँ से बनता है एमीन। ऐसे ही कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। यही दोनों में से कोई एक आएगा। तो हम बताएं ना कि ये जो रिएक्शन है वो प्रिपरेशन के लिए है एमीन का, और ये एमीन के रिएक्शन को बतलाता है, जिसमें प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड होता है। 1 डिग्री एमीन का टेस्ट है ये। हो सकता है आगे हो, नहीं तो अगला मॉडल सेट में देगा ही, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो रिएक्शन दिया था 1 डिग्री एसिड अमाइड में भी कन्वर्टेड इनटू एमीन बाई, तो ऑप्शन हो गया इसका ए नंबर, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन यानी लिखा है, रिएक्शन लिखा है केवल, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। नेक्स्ट 31, द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मिथाइल एमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। तो रिएक्शन लिखो, मिथाइल एमीन है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है, ये नाइट्रस एसिड है। पहले तो H2O निकलता है, बीच में ऐसा बनता है, अब इसे हीट करोगे तो N2 बाहर होकर के बनता है अल्कोहल। सो नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, N2। आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, बी में दिया है। 32, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट में एक डाइसैकराइड है, जो टूटेगा तो 2 चीज़ देगा। क्या क्या देगा वही पूछा है, तो याद रखोगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। या तो एक हुआ, एग्जाम में सुक्रोज ना दे करके माल्टोज दे देगा, माल्टोज से मिलता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ई भी नहीं देगा तो लैक्टोज दे देगा, और इससे मिलता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो याद रखोगे सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रुक्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो अभी के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में है तो डी नंबर, अभी के अनुसार डी नंबर है। इसके बाद जो है कुछ तो डायरेक्ट से क्वेश्चन है, इनमें कुछ बनाना है नहीं, रटा रटाया हुआ रहेगा तो आप टिक कर दोगे।
जैसे क्वेश्चन नंबर 33, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, कि कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बॉडी में किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज या अमाइलोज। तो सेलुलोज तो पेड़ पौधों में होता है और स्टार्च भी उन्हीं से आता है, ग्लाइकोजन है जो हम लोगों के बॉडी में होता है, और अमाइलोज तो स्टार्च का ही पार्ट है। तो याद रखोगे इसका आंसर ग्लाइकोजन। पेड़ पौधों में आता तो सेलुलोज करते हैं हम लोगों में है ग्लाइकोजन। नोट्स में डायरेक्ट है। 34 में, या ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया, मलेरिया को ठीक करने के लिए कौन सा दवा है इसमें, एस्पिरिन। तो एस्पिरिन तो एनाल्जेसिक होता है ना, बॉडी टेम्परेचर या पेन को कम करता है। मॉर्फिन भी वही है। उसके बाद एक क्विनीन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है क्विनीन, बी नंबर। क्विनीन इज द ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया। और लास्ट इसमें 35 है, बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बेकेलाइट एक पॉलीमर है, पॉलीमर में भी कंडेंसेशन है जिसके 2 मोनोमर होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल, देखोगे आप नोट्स में। और यह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इलास्टोमर नहीं है, फाइबर नहीं है, थर्मोप्लास्टिक भी नहीं है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है कि एक बार यदि इसको तुम हीट कर दो तो परमानेंटली डिफॉर्म कर जाएगा, वापस ही पहले के जैसा सॉफ्ट नहीं होगा। हीट करो, सॉफ्ट हुआ, परमानेंटली फिर ठंडा होने के बाद जो है हार्ड हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बेकेलाइट। और जो हीट करने पे ये हुआ, सॉफ्ट हुआ, वापस फिर वो अपने जगह पे आ जाए, तो ये थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, टी नंबर। तो इस तरह से ये जो टोटल ऑब्जेक्टिव पार्ट थे 35, इसको हमने करा। कुछ कुछ तो डायरेक्ट है रटने से, कुछ कुछ जो कंसेप्चुअल था उसे हम बताए। अच्छे से करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसका सब्जेक्टिव पार्ट को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।